हेलो एंड वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है नीरज यादव। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर मेंस एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्या गलतियां हो सकती है आपसे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, तो किन तरीके से अपनी इन गलतियों को आपको अवॉइड करना है। जैसे आरजेएस आने वाला है, उस एग्जाम को लेकर के अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास जो भी 1 डेढ़ महीने का टाइम है उसमें आप क्या क्या गलतियां अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा, ये सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, अगर आप किसी भी मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आपको इन्हीं चीजों का ध्यान रखना होगा। तो प्रिपरेशन करने के लिए अभी चूंकि एग्जाम राजस्थान का सामने है, राजस्थान को लेकर के हम बात करते हैं, लेकिन बाकी मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी आपको ये सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा कि किन चीजों को, किन मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि रीडिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, जब आप मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और आपके पास आखिरी में 2 महीने 3 महीने का टाइम होता है, तो ये वो टाइम नहीं है कि जहां पर आप बहुत सारी मल्टीपल बुक्स, मल्टीपल सोर्सेज के पास जाके अपने आंसर प्रिपेयर करें। देखिए, कहते हैं कि आपको अपना अगर नॉलेज बहुत अच्छा करना है तो मल्टीपल सोर्सेज से, वेरियस सोर्सेज से आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन क्या ये आखिरी के जो चंद कुछ महीने बचे हुए हैं, ये वो टाइम है जहां पर आप मल्टीपल सोर्सेज या बहुत सारी किताबें या बहुत सारी रेफरेंस बुक जा सकते हैं, पा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। ये वो टाइम है कि जहां पर जो भी आपने ऑलरेडी अपने आंसर्स बना रखे हैं, जो भी आप लोगों के पास मटेरियल अवेलेबल है, आपको सिर्फ उसी में अपने आंसर्स को याद करना है, लर्न करना है और लिखना है। ये वो बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप बहुत सारी जगह पर कंटेंट के लिए या बहुत सारे सोर्सेज पे आप जाकर के अपने आंसर्स के लिए भागे। अभी का टाइम जो है, ये टाइम आपके पास बहुत चीजें जो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल मटेरियल है उन्हीं को यूटिलाइज करने के लिए है। तो बिल्कुल भी बहुत सारे सोर्सेज पे मत जाइए, जो आपके पास अवेलेबल है सिर्फ उसी पर आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे जब हम बात करते हैं कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके पास, आपको लगता है कि आपके पास मैराथन क्लासेस करने के लिए टाइम है, आप पूरे हफ्ते क्लासेस नहीं देख सकते हैं और आपको उसी टाइम पर प्रीलिम्स और मेंस के भी, क्या आपकी प्रिपरेशन है, आपसे आपको समझ में आया है, नहीं समझ में आ रहा है, प्रीलिम्स आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है या फिर मेंस आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, तो उन सारी चीजों को सॉल्व करने के लिए जुडिशरी गोल्ड लेकर के आया है आपके लिए अभ्यास। तो यहां पर आपकी मैराथन क्लासेस होंगी। ये 15 जुलाई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 19th ऑफ जुलाई से इसकी पहली क्लास स्टार्ट हो गई है। तो जो 19 जुलाई है, आप आकर के पहली क्लास देख सकते हैं यहां पर। इसी में आपको 2 दिन क्लासेस दी जाएंगी, प्लस उसी के बाद आपका प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट भी किया जाएगा। तो अगर आपके पास पूरे वीक क्लासेस देखने का टाइम नहीं है, आप मैराथन क्लासेस देख सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं विद अभ्यास बैच। चलिए आगे हम बात करते हैं कि आंसर राइटिंग कितनी जरूरी होती है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। बहुत बार बहुत सारे लोगों से सुना होगा, कई बार मैंने ही आपको इस बारे में बताया है कि जब आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हम लर्न कर लेंगे, हम याद कर लेंगे, लिखने की प्रैक्टिस करने की उनको आदत नहीं होती है। कि वो लर्न करके उनको लगता है कि वो एग्जाम हॉल में जाएंगे और सीधा जितना भी उन्होंने पिछले 2 3 4 महीने में या अपने प्रिपरेशन के दौरान पढ़ा है, वो सब कुछ उनको याद रह जाएगा, वो याद करके लिख करके आ जाएंगे। उनको बोलो कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्यों नहीं करते, आंसर्स लिख के क्यों नहीं देखते, दे आर लाइक कि हमें लर्न अगर कर लिया है तो हम तो लिख देंगे, आप यकीन करो हम। और बहुत बार फिर आप इन लोगों से एग्जाम के बाद मिलते हो या और भी कहीं देखते हो या एक्सपीरियंस जब इनसे आप पूछते हो, तो इनको लगता है कि हमने जितना लर्न किया था उसका सिर्फ 2 या 3 पॉइंट ही हम लिख पाए। अगर 7 8 पॉइंट उन्होंने कोई याद किए, आखिरी मोमेंट पर लिखते टाइम पर उनको याद नहीं आ रहा, सिर्फ 3 या 4 पॉइंट में ही उनका आंसर पूरा खत्म हो पा रहा है। जितना उन्होंने लर्न किया था उतना वो लिख ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ना उनकी प्रैक्टिस है। दूसरा, जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इसमें एक और दिक्कत ये आ जाती है कि आपको लिखने की आदत नहीं है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए, आपको दिन में रिगरसली 6 घंटे लिखना है, अलग अलग शिफ्ट में, क्या आपके पास इतनी प्रैक्टिस है कि आप एक दिन में बैठ करके 6 घंटे लिख पाए? उसके बाद भी आप अगले दिन फिर अगर आपका एग्जाम है या उसके अगले दिन कोई एग्जाम है, तो क्या आप कंटिन्यूअसली इतने लिखने की हैबिट में है? तो आंसर राइटिंग आपके लिए सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको याद करने के लिए हम बार बार मल्टीपल टाइम लिखवाते हैं। जब आप एक आंसर को बार बार लिखते हो तो आपकी मसल्स मेमोरी में वो आंसर याद हो जाता है। आपकी जब लिखने की प्रैक्टिस होती है, आपकी हैंडराइटिंग ठीक हो जाएगी, आपको ये पता है कि ये आंसर कितने जगह लेने वाला है। मेनली जब हम राजस्थान के लिए बात करते हैं तो राजस्थान में आपके पास बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता है एक्स्ट्रा आंसर लिखने का। ठीक है, आपके पास लिमिटेड स्पेस है, उसी में आपको अपना आंसर लिखना है। तो आपने लर्न तो कर लिया है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं है कि वो
आंसर को लिखना कैसे है, उसको क्या फ्लो रहने वाला है, आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है। तो अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है, तो जो लर्न किया है उसको लिख कैसे पाओगे, एक्सप्रेस कैसे कर पाओगे? वहां पर बैठ करके सोचना होगा कि अच्छा ठीक है, ये सारी चीजें लिखना है, ये सारी चीजें नहीं लिखना है। तो सबसे ज्यादा लर्न करने से ज्यादा जरूरी आपको ये भी रहना है कि आप प्रैक्टिस में रहें उस पूरे के पूरे आंसर के लिए। तो बिल्कुल ये गलती मत कीजिएगा आप कि आप अपने आंसर राइटिंग नहीं कर रहे, सिर्फ लर्न करके आपको लगता है कि आप एग्जाम देने चले जाएंगे। बिल्कुल भी ये गलती बाकी लोगों की तरह जिन्होंने की है अपने प्रीवियस एग्जाम्स में, वो मत करना। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतने आंसर्स आप लिख करके देखिए। आपको याद होना चाहिए कि क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, क्या फ्लो रहेगा पूरे के पूरे आंसर का। ऐसा तो नहीं है कि कहीं से कुछ गलत आप लिख रहे हो या अननेसेसरली आपने चीजें लिख दी हैं, और कितना टाइम लगता है उस आंसर को लिखने का। जब भी आप अपने आंसर लिखो, तो पूरा की पूरा जो कंटेंट है, कितने मिनट में आप लिख पा रहे हो उस आंसर के लिए जो आपसे पूछा गया है, उसके लिए आपको एक हमेशा एक अपने साथ एक वॉच लेकर के बैठिए, उस आंसर को लिखने में कितना टाइम लगा है, इससे आप कैलकुलेट कीजिए कि आप अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और ये सारी प्रैक्टिसेस आपको घर पे करनी होंगी कि आप हमेशा अपना टाइमर लगा करके आंसर लिखिए। एक अगर आंसर आपको 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर में पूछा गया है, तो आपका क्या टाइम है उस आंसर को लिखने के लिए। अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा टाइम ले रहे हो उस आंसर को लिखने के लिए, कोई एक्स्ट्रा कंटेंट लिख रहे हो आप आंसर को लिखने के लिए, तो वो सारी चीजें आप अभी ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ठीक कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी ना लिखने की गलती मत कीजिएगा, लिखते रहिए अपने आंसर, मल्टीपल टाइम्स आप लिखो, और अपनी स्पीड जो है उसको आप बढ़ा लीजिए। और बाकी की जो गलतियां हैं स्ट्रक्चर को लेकर के, कंटेंट को लेकर के, वो सारी गलतियां भी आपकी आंसर राइटिंग में ठीक हो जाएंगी। चलिए, अगली जब चीज हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्या लॉ ही एग्जाम में पूछा जाएगा, उसके अलावा क्या दूसरी चीजें नहीं पढ़ने की होगी आपको? तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लॉ हम कमांड कर लेते हैं कि पूरे साल भर या प्रिपरेशन के दौरान लॉ के ऊपर बहुत देखा कि बार बार बैरेट जाकर के पढ़ रहे हैं, बार बार बैरेट देख रहे हैं। तो ठीक है, जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, बैरेट के आसपास आपको लिखना होता है, बैरेट बहुत जरूरी है। बहुत सारे सोर्सेस पे भागने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूं ये। लेकिन सिर्फ लॉ के अलावा सिर्फ लॉ पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा, लॉ के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। जब हम बात करते हैं ऐसे राइटिंग के लिए, ठीक है, आपको जैसे राजस्थान का एग्जांपल अगर मैं लूं अभी, तो राजस्थान में राजस्थान के कल्चर के बारे में, अबाउट राजस्थान, ऐसे राइटिंग के लिए आ सकता है। तो आपको 3 एसेज लिखने हैं, या हिंदी और इंग्लिश के आपके पेपर होने वाले हैं, तो हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको प्रिपेयर करना है। तो बहुत सारी चीजें जो लॉ के अलावा भी आपको है कि ट्रांसलेशन आपको प्रैक्टिस करना होता है कई एग्जाम के लिए, जजमेंट राइटिंग आपको प्रैक्टिस करने होते हैं। तो सिर्फ लॉ कवर करने से या लॉ पढ़ लेने से या बैरिट सिर्फ पढ़ लेने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको लॉ के अलावा बाकी के जो भी चीजें हैं, ऐसे राइटिंग की हम बात कर लें, या प्री से राइटिंग की हम बात कर लें, ट्रांसलेशन की हम बात कर लें, जजमेंट राइटिंग की हम बात कर लें, इन सारी चीजों पर भी आपको ध्यान देना है। और अगर किसी मेंस एग्जामिनेशन में अगर आप जनरल नॉलेज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। सिर्फ और सिर्फ लॉ पढ़ देने से मेंस आपका क्लियर नहीं होगा। तो बिल्कुल ये मत कीजिएगा कि पहले हम लॉ पढ़ लेते हैं उसके बाद बाकी की चीजें करेंगे, ये गलती मत करना। जो भी आपका टाइम है, जितना भी आपने डिवाइड कर रखा है, उन सारी चीजों को आप साथ में पढ़ते जाइए। लॉ एंड बाकी के जो ऐसी चीजें हैं जो लॉ के अलावा हैं, उन चीजों पर भी साथ में ही ध्यान दीजिएगा। उसके लिए भी एक स्पेसिफिक टाइम आप डिसाइड कर लीजिएगा कि किस टाइम पर आप वो पढ़ने वाले हैं। आगे फिर जब हम बात करते हैं कि जेजी बूट कैंप लेकर के आ रहा है 20th एंड 21st जुलाई को, ये आपके जो सिटीज हैं 6 यहां पर होने वाला है। उनके नाम है भोपाल, इंदौर, लखनऊ, जोधपुर, गुड़गांव एंड दिल्ली। तो ये 6 सिटीज हैं, यहां पर जेजी बूट कैंप करने वाले हैं। यहां पर आपको पढ़ाए जाएंगे 3 क्रिमिनल लॉज। और इन 3 क्रिमिनल लॉज में क्या चेंजेस आए हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या पता होना चाहिए, किस तरीके से यहां पर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपको 3 क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ाए जाएंगे, बल्कि जो क्वेश्चंस हैं जो नए क्रिमिनल लॉ के ऊपर आ सकते हैं, वो आपको मिलने वाले हैं पीडीएफ में, उनके आंसर्स भी आपको मिलने वाले हैं। और तीनों क्रिमिनल लॉ के आपको वन लाइनर्स भी साथ में प्रोवाइड किए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में। सो बहुत अच्छा मौका है इन तीनों क्रिमिनल लॉ पर अपनी कमांड बनाने का विद इन 2 डेज। तो 20 और 21 जुलाई को जेजी बूट कैंप लेकर के आ रहा है। तो ये बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी मिस मत करना। जो भी आपके नियर सिटी है, वहां पर जाकर के अपनी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं न्यू क्रिमिनल लॉ के लिए। एंड द
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। जैसे अभी मैंने बोला कि आपको अगर पता है कि मेरे पास 3 आवर्स का टाइम है और इन 3 आवर्स में मुझे मानकर चलिए कि 12 या 15 क्वेश्चन लिखने हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है वो पहले से ही पता होना चाहिए। कि अगर कोई 8 नंबर के लिए मेरे से प्रश्न पूछा जा रहा है तो मुझे 15 मिनट देना है, 4 नंबर के लिए पूछा जा रहा है मुझे 8 मिनट देना है, 3 नंबर के लिए पूछा जा रहा है मुझे 5 मिनट का टाइम देना है। तो ये पूरा की पूरा एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन चीजों को आप प्रीवियस ईयर से देख करके कैलकुलेट कीजिए कि एक क्वेश्चन को कितना टाइम आपको देना है नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से। और साथ ही साथ फिर जब आप देखते हो कि कितना वेटेज है, कितना टाइम आप दे सकते हो उस आंसर को लिखने के लिए, तो अपनी वॉच साथ में रखिए, उस पर बड़ा कंट्रोल करना है आपको। और लास्ट में लॉज प्लस जो ऐसी चीजें हैं जो लॉ के अलावा है, जीके की हम बात कर ले, ट्रांसलेशन की हम बात कर ले, ऐसे राइटिंग की बात कर ले, प्री से राइटिंग की हम बात कर ले, इन सारी चीजों को भी हमें कवर करना है उसी टाइम के हिसाब से जो हमें दिया गया है। जैसे राजस्थान में आपके जजमेंट राइटिंग के लिए अलग से पेपर नहीं होता है, तो जो गिवन टाइम है क्रिमिनल लॉस के साथ, सिविल लॉस के साथ, उसी टाइम में आपको जजमेंट राइटिंग भी करनी है। तो जजमेंट राइटिंग के लिए आप कितना टाइम दे सकते हैं, कितने टाइम में आप पूरा जजमेंट लिख सकते हैं, ये सारी चीजों का आपको एग्जाम हॉल में ध्यान रखना होता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जब भी आप अपने आंसर्स लिखें, तो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि आप टाइम मैनेज कर पाए। यहां पर बात ये नहीं है कि आप कितना लिख करके आ रहे हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, और उस पूरे के पूरे आंसर को करने में कितना टाइम लग रहा है, कि आपके पास जो भी कंटेंट है, रिक्वायर्ड कंटेंट है, उस कंटेंट को आप डिलीवर कितनी देर में कर पा रहे हो, लिख कितनी देर में पा रहे हो। अगर आप बहुत ज्यादा स्पीड आपकी स्लो है, आप पेपर हो सकता है पूरा अटेम्प्ट ना करके आ पाए। तो यहां पर आपको स्पीड बढ़ानी है अपनी, अगर आपकी स्पीड कम है तो। अगर आपको लगता है कि आपके पास कंटेंट कम है तो आपको कंटेंट बढ़ाना है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है आपको। और ये सारी चीजों में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपको टाइम मैनेजमेंट का, कि यहां पर आपको लिखने कितना है से ज्यादा कितनी देर में आप लिख पा रहे हो पूरे अपने कंटेंट को। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देकर के आप रखिएगा। एंड जब हम बात करते हैं कि लिखना कितना होता है, जो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि जितना आपको उस आंसर में आता है कि सब कुछ लिख करके आ जाओगे, आपने पढ़ तो बहुत लिया है, कंटेंट भी आपने प्रिपेयर कर लिया, आपने आंसर भी प्रिपेयर कर लिया, हो सकता है आपसे एग्जामिनर ने वो पूछा ही ना, आपसे एग्जाम में पूछा ही नहीं गया। क्या आपने चूंकि बहुत सारे केस लॉस पढ़ लिए हैं, बहुत सारा कंटेंट आपको किसी क्वेश्चन के बारे में आता है, तो क्या सब कुछ लिख करके आ जाओगे? जैसे राजस्थान में हम बात करते हो, राजस्थान में आपके पास लिमिटेड स्पेस है, आप बहुत कुछ फेंक करके, या आपको लगता है कि जो एग्जाम में आप लिख कर आते थे यूनिवर्सिटी में, वैसे ही हम लिख करके आ जाएंगे कि इस आंसर का तो हम ऐसा, इस क्वेश्चन का हम ऐसा आंसर करके आएंगे, इससे अच्छा तो कोई लिख ही नहीं सकता, मुझे सब कुछ आता है इसके बारे में। सब कुछ नहीं लिखना होता है जो आपको आता है, जो पूछा गया है उस क्वेश्चन में आपको वो लिख करके आना है। तो जो रिक्वायर्ड कंटेंट होता है उस क्वेश्चन के आंसर के लिए, आपको सिर्फ वही लिख करके आना है। अगर आप राजस्थान या किसी और भी स्टेट के लिए टारगेट कर रहे हैं, दूसरे स्टेट के लिए भी जब हम बात कर रहे हैं जहां पर स्पेस लिमिटेड नहीं है, वहां पर भी आपको इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जो सब कुछ आता है लिख करके आने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरली केसेस लिख करके आने की जरूरत नहीं है। जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं आपके, उन लैंडमार्क जजमेंट्स को अगर आपको लगता है कि वहां पर आपसे पूछा गया है उसके बारे में कुछ, या आप लिख सकते हैं अपने आंसर में, तो ही लिख करके आना। अननेसेसरली केस लॉस बहुत ज्यादा लिख कर आने की जरूरत नहीं है। कई बार मैं ये बोल चुका हूं कि एक आंसर में कितने आइडियल अगर आपको केस लॉस लिखने हैं तो होते हैं, तो 2 होते हैं, ठीक है, कि अगर आप 2 भी केस लॉस लिख करके आ रहे हैं विच इज लैंडमार्क्स, तो आप लिख करके आओ। और सारे क्वेश्चंस में हर बार केस लॉ लिखने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरली लिखने की जरूरत नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट है उस क्वेश्चन की तो ही लिख करके आइएगा, बहुत सारे केसेस के पीछे मत भागिएगा कि ये भी याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए। तो लिख करके आने के एग्जाम में उतनी केस लॉस की जरूरत नहीं होती है। कई बार हम प्रीलिम्स के लिए जरूर पढ़ते हैं कि हो सकता है कहीं से क्वेश्चन बन करके आ जाए, लेकिन अगर मेंस एग्जामिनेशन की बात करें, अननेसेसरली आपको नहीं लिखना है। हर क्वेश्चन में आपको इंट्रोडक्शन लिख करके आने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन में आपको कंक्लूजन लिख करके आने की जरूरत नहीं है। ये रिक्वायरमेंट होती है उस क्वेश्चन की कि उनको इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन क्वेश्चन में चाहिए, तो ही आप लिख करके आओगे। अननेसेसरली अगर किसी क्वेश्चन के बारे में पता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता है, या कुछ भी ऐसी चीज जो आपको लगता है इंट्रोडक्शन में आप लिख करके आ सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 3 नंबर के लिए पूछा गया है, तो यहां पर इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन वाली चीज नहीं आएगी। तो जब आपको जो क्वेश्चन ने पूछा है
वही लिख करके आना है, जो सब कुछ आपको आता है नहीं लिख करके आना है। ये कुछ टिप्स थी जो अपनी प्रिपरेशन के दौरान आप ध्यान में रखिए, और अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो बिल्कुल इन गलतियों को मत दोहराना, और इन गलतियों को आज ही से करना बंद कर दो। तो आपकी प्रिपरेशन लास्ट मोमेंट पर जब हम बात करते हैं 2 महीने 3 महीने में, बिल्कुल भी बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। इसीलिए इन गलतियों को अवॉइड करते हुए अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। आपको और क्या चीजें चाहिए अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। तो प्लीज लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू जुडिशरी गोल्ड।